ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज पीहू के स्कूल में आदित्य के न होने से आदित्य इतना नाराज होगा ये नेहा ने सोचा भी नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि वो आदित्य पर किसी भी तरह से बोझ बने, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आदित्य खुद ही इस जिम्मेदारी को लेना चाहता था। नेहा ने सोचा भी नहीं था कि आदित्य उसे पीटीएम में न बुलाने पर लड़ पड़ेगा। हर बार वो अपने ईगो, अपने एटीट्यूड की वजह से लड़ा करते थे, लेकिन आज उनकी लड़ाई की वजह कुछ और ही थी। उन दोनों को ही अब पीहू की लाइफ में किसी भी तरह का खालीपन देखना मंजूर नहीं था। उनके बीच का रिश्ता भले ही नाम का था, लेकिन आदित्य के मन में पीहू के लिए जो फीलिंग थी, वैसा भाव सिर्फ एक पिता ही अपनी बेटी के लिए महसूस कर सकता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस बात पर मुझसे लड़ रहे हो। एनीवेज, अगली बार से तुम ही बता देना तुम्हें कहाँ चलना है और कहाँ नहीं, नेहा ने चिढ़ते हुए कहा। उसे भी नहीं पता था कि वो किस बात पर नाराज हो। आज तक आदित्य के ईगो से उसे दिक्कत थी, लेकिन आज उसकी उम्मीद से परे जिस तरह से आदित्य ने रिएक्ट किया था, उसे देखकर नेहा से न लड़ा जा रहा था और न ही शांत रहा जा रहा था। बेटर, कुछ भी डिसाइड करने से पहले एक बार मुझसे बात तो कर लेना, स्पेशली पीहू के केस में, आदित्य ने बड़ी सख्ती के साथ कहा। उसके चेहरे को देखकर साफ समझ आ रहा था कि पीहू के लिए हर डिसीजन उसके लिए कितना मायने रखता था। नेहा चुपचाप उसे खड़ी होकर देखती रही और आदित्य उसे वहीं बालकनी में छोड़कर अपने कमरे में चला गया। आज वो दोनों ही नहीं जानते थे कि वो किस बात पर लड़ रहे थे, लेकिन उन दोनों की ही चिंता पीहू के लिए बिल्कुल एक जैसी थी। आदित्य के जाने के बाद नेहा वहां उस लिविंग रूम के सोफे पर चुपचाप बैठ गई। कई तरह के ख्याल उसके दिमागों को चारों ओर से घेर रहे थे। आज रोहन की बहन रिया के इलाज के लिए नेहा ने अपनी सारी सेविंग्स खाली कर दी थी। इस वक्त उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। पीहू की फीस के लिए आदित्य ने जो पैसे दिए थे, नेहा को वो भी लौटाना था। ले देकर उसके हाथ में सिर्फ एक जॉब थी, जिसके भरोसे अब उसे सब कुछ करना था। पीहू की आगे की पढ़ाई और स्कूल के फीस के लिए उसे फिर से बहुत से पैसे इकट्ठा करने थे, जो कि उसे बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा था। ये सब सोचते हुए कब वो उसी सोफे पर लेट गई और उसकी नींद लग गई, उसे पता भी नहीं चला। आदित्य अपने कमरे में काम के सिलसिले में बड़ी देर तक जाग रहा था। काम खत्म करने के बाद किसी काम से जब वो बाहर आया तो उसकी नजर बालकनी के पास वाले सोफे पर पड़ी, जिस पे नेहा सिकड़ी हुई सो रही थी। आदित्य जैसे ही उसके करीब आने लगा, उसकी आंखों के सामने का नजारा और भी खूबसूरत होता जा रहा था। न जाने क्यों आदित्य खुद को नेहा के पास जाने से रोक नहीं पाया। नेहा का चेहरा आदित्य को साफ बता रहा था कि वो कितना थक चुकी थी। पिछले कुछ दिनों से वो साफ देख पा रहा था कि वो अपने काम में कितना इन्वॉल्व थी, और उसका यही डेडिकेशन उसके थकान का कारण था। ये सारी बातें सोचते हुए जैसे ही आदित्य नेहा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि नेहा सोफे पर टेढ़ी गर्दन करके सो गई थी। ओफो, ऐसे तो इसके गर्दन में स्ट्रेन आ जाएगा। ऐसे कैसे सो गई ये यहीं पर? आदित्य ने नेहा को देखकर सोच रहा था। क्या करूं? इसे अंदर लेटा दूं क्या? पर कैसे? आदित्य के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। नेहा के भले के लिए उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे उसे नेहा को उठाकर अंदर लेटा देना चाहिए, लेकिन उसके इतना करीब जाते हुए आदित्य हिचकिचा भी रहा था। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो पता नहीं इसका सुबह तक क्या हाल होगा, और फिर ये ऑफिस कैसे जाएगी, और फिर इन सब के लिए भी मुझसे ही लड़ेगी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए सोचा।
कई तरह की चीजें सोचने के बाद उसने डिसाइड कर लिया था वो नेहा को उठाकर अंदर कमरे में लेटा देगा। बड़ी हिम्मत करके आदित्य नेहा के और करीब गया और उसे उठाने के लिए आगे की तरफ झुका। जिस जगह पर नेहा सो रही थी वहां पर चांद की रोशनी सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें पूरी तरह से बंद थी, जिनके ऊपर उसके बालों की कुछ लटें बिखरी हुई थी। आदित्य ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और उसकी आंखों से बाल को हटाने की कोशिश की। बड़े ही कोमल हाथों से उसने उसके बालों को उसके कानों के पीछे किया और फिर कुछ पल के लिए नेहा के चेहरे की ओर ध्यान से देखने लगा। इससे पहले कि वो कहीं खो जाता, उसने तुरंत ही खुद को संभालते हुए अपने हाथों को नेहा की कमर के दोनों तरफ फंसाने की कोशिश की। नेहा इतनी गहरी नींद में थी कि उसे पता ही नहीं चला कि आदित्य उसके कितना करीब था। बड़ी सावधानी से आदित्य ने नेहा को कमर से पकड़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। अपने दोनों हाथों में नेहा को उठाकर जैसे ही वो दरवाजे की ओर मुड़ा, एक झटका लगने से नेहा की नींद अचानक खुल गई। उसने जैसे ही आंख खोली, खुद को आदित्य की गोद में देखकर वो चिल्ला पड़ी, ये क्या है? छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? आदित्य ने जैसे ही नेहा की तेज आवाज सुनी, बिना कुछ कहे सीधे अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ दिया। उसकी पकड़ कमजोर होने की वजह से नेहा उसकी गोद से सीधे जमीन पर आ गिरी। आह! नीचे गिरते ही वो जोर से चिल्लाई। उसने अपने हाथों को अपनी कमर पर रखते हुए कहा, ये क्या किया तूने? कितनी जोर की लग गई मुझे, पता भी है तुम्हें? हद है, मतलब तुमने मुझे सच में जमीन पर छोड़ दिया। कोई सेंसिटिवनेस है कि नहीं तुम में? नेहा ने दर्द से कराहते हुए आदित्य की तरफ देखा और कहा, सेंसिटिव होकर ही तो मैंने सोचा कि तुम टेढ़ी सो गई हो तो तुम्हें अंदर सुला दूं, लेकिन नहीं, तुमने ही कहा मुझे छोड़ दो तो मैंने छोड़ दिया। अब तुम्हें इसमें भी दिक्कत है क्या? तुम्हें किसी का शुक्रिया अदा करना आता भी है या सिर्फ उन पर इल्जाम लगाना पसंद है तुम्हें? आदित्य ने नेहा की ओर देखकर कहा, तो मैंने थोड़ी कहा था तुम्हें कि मुझे अंदर ले आओ। क्या करना चाह रहे थे तुम? आधी रात में तुम मुझे अपनी गोद में उठाकर अंदर ले जा रहे थे। इस बात का क्या मतलब समझूं? हाँ? नेहा ने उसे शक की नजरों से देखकर कहा। उनके बीच जिस तरह की शादी हुई थी उसके हिसाब से उन दोनों को पति पत्नी के रिश्ते में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आज खुद को आदित्य के इतना करीब पाकर वो थोड़ा घबरा गई थी। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या चाले चल रहा हूँ तुम्हारे अगेंस्ट? मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? नाम की ही सही, लेकिन तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारे ही बारे में प्लॉट बनाऊंगा। सीरियसली, ऐसे आइडिया आते कहां से हैं तुम्हें? आदित्य ने ताना देते हुए मुस्कुराकर कहा। नेहा नजरें चुराए इधर उधर देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य ने कोई जोक मारा था जिस पर सिर्फ वही हंस रहा था। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि इसके आगे वो आदित्य से क्या कहे, इसलिए चुपचाप अपनी पीठ सहलाती हुई खड़ी हो गई। कुछ देर के लिए उनके बीच हो रही लड़ाई की जगह खामोशी ने ले ली थी। नेहा को समझ आ गया था कि आदित्य का इंटेंशन खराब नहीं था, बल्कि वो तो उसकी मदद करना चाहता था। कुछ देर के बाद भी आदित्य को अपने सामने खड़ा देखकर नेहा ने पूछ लिया, वैसे तुम इतनी देर तक कैसे जाग रहे हो? ओहो, मैं काम कर रहा था और अब मुझे भूख लग रही थी। मैं इस वक्त किसी को जगाना नहीं चाहता, इसलिए खुद ही जा रहा था किचन की तरफ। तुम्हें यहाँ ऐसे गलत पोजीशन में सोते देखा तो इधर आ गया, आदित्य ने बताया। उसकी बात सुनकर नेहा को कुछ याद आ गया। आज रात के खाने के बाद नेहा ने मरियम आंटी से बात की थी और उस दौरान उन्होंने बताया था कि आज खाना सर्वेंट के खाने के बाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस वक्त खाने के लिए कुछ भी फ्रिज में नहीं रखा था, लेकिन इससे पहले कि वो आदित्य को इस बारे में बताती, वो नीचे पहुंच चुका था।
नेहा भी उसके पीछे पीछे तक किचन की तरफ बढ़ी, पर थोड़ी ही देर के बाद उसने देखा कि वो 2 बॉटल पानी के साथ किचन के बाहर निकल रहा था। तो तुम्हें भूख लगती है तो तुम सिर्फ पानी पीती हो क्या? नेहा ने उसे देखकर हंसते हुए कहा। आदित्य के चेहरे पर अलग अलग से चिड़चिड़ाहट थी, लेकिन इस वक्त वो कोई और लड़ाई शुरू करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसने नेहा की बात को इग्नोर करते हुए दूसरी तरफ देखकर कहा, फ्रिज में कुछ भी नहीं है खाने को? ऐसा पहले तो नहीं होता था। हर बार मारियम आंटी कुछ न कुछ तो छोड़ देती थी, लेकिन आज पता नहीं। आदित्य ने बड़ी निराशा से कहा। इसलिए अपनी भूख मिटाने के लिए वो सिर्फ पानी ही पिए जा रहा था। हाँ, नेहा ने धीरे से कहकर सर हिलाया और सीधे किचन के अंदर चली गई। आदित्य को नहीं पता था कि नेहा अंदर क्या कर रही है। वो तो बस पानी पीकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद नेहा किचन से बाहर निकली और उसके हाथ में एक कटोरी थी। आदित्य ने जैसे ही उसकी तरफ देखा वो हैरान हो गया। जैसे ही नेहा ने उसके सामने अपने हाथ में ली हुई कटोरी आगे की, आदित्य ने पूछ लिया, ये क्या है? देख लो और खा लो। इतनी रात में मैं कुछ और नहीं बना सकती थी, नेहा ने कहा। आदित्य ने कटोरी उठाई तो उसमें मैगी थी। जहां वो पानी पीकर रात गुजारने वाला था, वहीं नेहा ने फटाफट उसके लिए मैगी बना दी थी। उसकी खुशबू से ही आदित्य इतना इम्प्रेस था कि वो थोड़ी भी देर और नहीं रुक पाया। उसने झट से नेहा के हाथ से उस कटोरी को ले लिया और फॉल्क की मदद से मैगी खानी शुरू कर दी। उसे खाता देख नेहा समझ गई थी कि वो सच में भूखा था। मुझे नहीं पता था कि तुम खाना वगैरह भी बना लेती हो। वो भी अच्छा, आदित्य ने खाते हुए नेहा की तारीफ करते हुए कहा। शायद तुम भूल गए हो कि आई एम ए मदर, और जब कोई भी लड़की माँ बनती है तो ये सारे स्किल्स उसके अंदर खुद ब खुद आ जाते हैं, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। और वैसे भी इतने सालों से मैं अकेली रह रही हूँ, ऑब्वियसली कि इस कंडीशन ने मुझे सब कुछ करना सिखा दिया है। ये बात सुनकर आदित्य शांत हो गया। वो नहीं जानता था कि नेहा की लाइफ में कुछ साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि उसकी अपने ही परिवार से इतनी दूरियां बढ़ गई थी। लेकिन इतने दिनों में वो इतना जरूर समझ गया था कि उसकी लाइफ आसान नहीं रही है। जब से वो नेहा से मिला था, उसकी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिन्हें क्रिएट करने वाला कोई और नहीं बल्कि नेहा का अपना परिवार था। चाहे वो नेहा की पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, उसकी फैमिली ने हर तरह से नेहा को तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जिस तरह से स्ट्रांगली वो खड़ी हुई थी, ये देखकर आदित्य काफी इम्प्रेस्ड था। वो समझ रहा था कि नेहा किन कंडीशन की बात कर रही थी, इसलिए उसने बिना इस बात को आगे बढ़ाए इसे टालना बेहतर समझा। वैसे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? आदित्य ने बात बदलते हुए पूछा। अच्छा, इनफैक्ट काफी अच्छा, नेहा ने बताया और बड़ी खुशी से उसने रोहन के साथ आगे का रूट मैप आदित्य के साथ शेयर किया। उसका प्लान और हार्ड वर्क देखकर आदित्य को यकीन हो गया था कि उसने रोहन को नेहा के हवाले करके बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। नेहा नहीं जानती थी कि जिसके सामने वो इस प्लान को एक्सप्लेन कर रही थी, उसी ने रोहन को उसे सौंपा था। उसके प्लान से इम्प्रेस होकर आदित्य ने अपना खाना खत्म करते हुए कहा, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है, आदित्य ने कहा। कैसा आइडिया? नेहा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। अपने काम के बारे में बात करने से नेहा को एक अलग ही तरह की खुशी मिलती थी। इसे आइडिया कह लो या फिर एक बड़ी न्यूज। तुमने डायरेक्टर राजशेखर के बारे में तो जरूर सुना होगा। अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो कन्फ्यूजन मूवी का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें एक्टर्स की जरूरत है। हो सकता है तुम लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो, आदित्य ने बताया।
ये खबर सुनने के बाद तो नेहा के पैर जमीन पर ही टिक नहीं रहे थे। उसके चेहरे से सारी नींद उड़ गई थी और अचानक एक नई चमक आ गई थी। लव एंड हेट नाम के कुछ साल पहले एक मूवी आई थी जिसने ब्लॉकबस्टर धूम मचा दी थी। उसका सेकेंड पार्ट बनना सभी के लिए बहुत बड़ी खबर थी और पहले पार्ट की सक्सेस के बाद दुनिया भर की नजर दूसरे पार्ट के हीरो और हीरोइन पर ही थी। अगर ये मौका रोहन के हाथ में आ गया तो इससे बड़ी खुशी नेहा और रोहन के लिए और कुछ नहीं हो सकती थी। सच में? क्या ये न्यूज़ तो सच है क्या? नेहा ने खुशी से उछलते हुए पूछा। हाँ, बिल्कुल सच है। मैं तब तक कोई न्यूज़ नहीं कहता जब तक कंफर्म नहीं हो और मुझे ये बात बड़े ही पक्के सोर्सेज से पता चली है। सो यू कैन ट्रस्ट मी, आदित्य ने कहा। दैट्स ए बिग न्यूज। मुझे अभी से ही उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, नेहा ने कहा और भागते हुए अपने लैपटॉप पर काम करने के लिए अपने कमरे की ओर चल पड़ी। आदित्य जानता था कि अगर नेहा ने ठान लिया तो वह जरूर राजशेखर की मूवी में रोहन को फाइनल करवा देगी। उसके चेहरे पे जो खिलखिलाहट थी उसे देखकर आदित्य को उसमें पीहू की खिलखिलाहट सुनाई दे रही थी। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे जब नेहा खुश होती थी तो वो ठीक वैसे ही लगती थी जैसे कि मासूम पीहू। नेहा ने फटाफट रफ मैप बनाया और सुबह जल्दी उठने के लिए सोने की तैयारी की। वो नहीं जानती थी कि ये कैसे होगा, लेकिन राजशेखर के साथ पिक्चर करने के सपने देखना उसने शुरू कर दिया था। कल से ऑफिस में क्या कैसे करना है ये सब सोचते सोचते कब उसे नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। अगले दिन आंख खुलते ही नेहा के चेहरे पर एक अलग ही ग्लो था। आज उठते ही उसने ऑफिस जाने की एक्साइटमेंट थी। आखिरकार राजशेखर वाले प्रोजेक्ट की तैयारी जो शुरू करनी थी। रोज की तरह पीहू को स्कूल भेजने के बाद नेहा और आदित्य अपने अपने ऑफिस की ओर निकल गए। पूरे रास्ते नेहा यही सोच रही थी कि रोहन को इस न्यूज को कैसे बताना है और कैसे उसे इसके लिए तैयार करना है। जैसे ही उसने ऑफिस के अंदर कदम रखा उसे पता चला कि रोहन थोड़ी ही देर पहले ऑफिस पहुंच गया था। वो सीधे अपने केबिन में गई जहां रोहन उसका इंतजार कर रहा था। रिया के इलाज के पैसे की भरपाई करने के बाद अब रोहन को नेहा किसी मसीहा से कम नहीं लग रही थी। आज रोहन जिस तरह से नेहा की ओर देख रहा था उसमें पहले से भी ज्यादा इज्जत थी। आज नेहा को भी रोहन के चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था जिसे देखकर वो बहुत खुश थी। वैसे तुम्हें पता है ना कि अब रिया का ऑपरेशन कुछ ही दिनों में हो जाएगा। आई होप डॉक्टर ने तुम्हें बताया होगा, नेहा ने बड़ी फिक्र से पूछा। हाँ, यस, उन्होंने कहा है कुछ और चेकअप करने होंगे जिसके बाद उसे ऑपरेशन के लिए ले जाएंगे, रोहन ने नेहा को बताया। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर जो सुकून था उसे देखकर नेहा को अपना डिसीजन और अच्छा लग रहा था। वो यही तो चाहती थी कि रोहन रिया की चिंता से मुक्त होकर पूरी तरह से अपने काम और अपने कैरियर पर फोकस कर पाए। वो जानती थी कि जितना जल्दी रिया का ऑपरेशन होगा इतनी ही जल्दी रोहन अपने काम पर फोकस कर पाएगा। हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, जरा भी संकोच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? नेहा ने बड़े हक से कहा। इतनी मदद करने के बाद भी वो इस तरह की बात कह रही थी, ये देखकर रोहन का दिल भर आया था। उसके पास शब्द नहीं थे कि वो किस तरह से नेहा के एहसानों का शुक्रिया अदा करे। मैम, आपने वैसे भी हमारे लिए इतना कुछ कर दिया है जितना तो कोई अपना भी नहीं करता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बहन के इलाज के पैसों को एक बार में भर पाऊंगा। मैंने आज तक इतना बड़ा अमाउंट देखा और सोचा भी नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आपने ये कैसे किया होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकूंगा कि मैं आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा, रोहन ने भावुक मन से कहा। नेहा अच्छे से समझ रही थी कि रोहन क्या कहना चाहता था।
कल जिस तरह का रिश्ता उसने उसके और रिया के बीच देखा था, उसके बाद वो अच्छे से महसूस कर सकती थी कि रोहन के लिए उसकी मदद कितनी बड़ी थी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं समझती हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, पर अगर तुम सच में थैंक्स कहना चाहते हो तो तुम्हें जम के मेहनत करनी होगी। मैं चाहती हूँ कि अपनी मेहनत से तुम इतना पैसा अपने दम पर कमाओ। ये सुनकर रोहन ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। अब तक तो वो अच्छे से समझ चुका था कि नेहा कितनी नेक और दिल की साफ इंसान थी। वो भले ही कई बार बड़ी सीरियस दिखाई देती थी, कई बार तेज बोल भी देती थी, लेकिन अपने बिहेवियर में जिस तरह की सरलता और कोमलता वो रखती थी, उससे साफ समझ आता था कि उसके इरादे कितने नेक थे। तभी अचानक से नेहा ने रोहन के सामने एक डॉक्यूमेंट रखा और रोहन से उसे पढ़ने के लिए कहा। रोहन ने तुरंत उस डॉक्यूमेंट को उठाया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसने आगे पढ़ना शुरू किया, उसे पता चला कि नेहा के लिए उसके लिए स्ट्रीट फाइट सीखने का भी इंतजाम किया है। स्ट्रीट फाइट? क्या? पर क्यों? मैंने कुछ गलत पढ़ लिया है? रोहन ने हैरान होकर पूछा। उसकी कंपनी के सभी एक्टर एक्टिंग के साथ कुछ न कुछ स्किल सीखा करते थे, जिनमें से सिंगिंग और डांसिंग बहुत ही कॉमन था। सभी का मानना था कि इन दोनों को सीखने के बाद एक्टर की डिमांड और भी बढ़ जाती है। लेकिन नेहा को लगता था कि गाने और डांस के साथ साथ अगर रोहन स्ट्रीट फाइट भी सीख लेगा तो ये उसके लिए सोने पर सुहागा होगा। आजकल की मूवी में चल रहे सीन को देखते हुए नेहा ने यह डिसाइड किया था। वो रोहन को इस तरह से तैयार करना चाहती थी कि किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से जाने न पाए। लेकिन ये सब रोहन ने दूर दूर तक भी नहीं सोचा था। उसने तो कभी नहीं सुना भी नहीं था दूसरे एक्टर ऐसा भी कुछ सीखे, इसलिए उसे लगा कि उसने शायद डॉक्यूमेंट में कुछ गलत पढ़ लिया था। नहीं, न मैंने कुछ गलत लिखा है और न ही तुमने कुछ गलत पढ़ा है, नेहा ने बड़े विश्वास के साथ कहा। मतलब मुझे स्ट्रीट फाइट सीखनी होगी क्या? रोहन ने पूछा। हाँ, मैं चाहती हूँ कि एक्टिंग के साथ साथ तुम स्ट्रीट फाइटिंग का स्किल भी सीखो। अलग से टाइम निकालो और इस स्किल को दो। मुझे लगता है जितनी अलग अलग तरह के स्किल तुम सीखोगे उतनी ही मार्केट में तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी, नेहा ने समझाया। रोहन चुपचाप नेहा की बात सुनकर गर्दन हिला रहा था। उसे भरोसा था कि नेहा ने उसके लिए जो भी प्लान किया होगा वो उसकी बेहतरी के लिए ही किया होगा। तुम बस मेरी बात मानो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें वन ऑफ द बेस्ट एक्टर बनाऊं। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। आप चिंता मत करिए, मैं जाऊंगा स्ट्रीट फाइटिंग की क्लास में, उसे सीखने की पूरी कोशिश करूंगा। रोहन इस आइडिया से पूरी तरह से कन्विंस तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो नेहा के भरोसे पर भरोसा करना चाहता था। अब वो नेहा की इतनी इज्जत करने लगा था कि उसकी हिम्मत नहीं थी उसके किसी भी फैसले पर सवाल उठाने की। ठीक है, तुम अपनी ट्रेनिंग शुरू करो, मैं आती हूँ। नेहा के इतना कहते ही रोहन वहां से अपनी स्ट्रीट फाइटिंग के लिए निकल गया। उसके वहां से निकलते ही नेहा ने अपने लैपटॉप पर रोहन के प्रोफाइल को खोला। उसने सबसे पहले रोहन के उन वीडियोज को निकाला जिसे उसने लव एंड हेड के सीन के साथ शूट करवाया था। उन वीडियोज को डिस्क्रिप्शन के साथ पोस्ट करने के लिए नेहा उन्हें अच्छे से एडिट की। फाइनल क्लिक करने से पहले उसकी धड़कनें बड़ी तेज हो गई थी। रोहन इतने वक्त से दुनिया के सामने से गायब था और अब इस वीडियो की मदद से वो वापस से उसे इस ग्लैमर वर्ल्ड में लाना चाहती थी। उसे उम्मीद थी कि लोग रोहन के इस वीडियो को भी उतना ही पसंद करेंगे जितना उन्होंने उस शो को किया था। वीडियो पोस्ट करने के 1 घंटे के बाद तक नेहा बस फिगर्स क्रॉस्ड करके बैठी रही। वो नहीं जानती थी कि रोहन के अब कितने फैंस बचे थे। इतने लंबे समय तक गायब रहने के बाद तो बड़े से बड़े आर्टिस्ट को भी कम बैक करने में समय लगता है। ये बात नेहा अच्छे से जानती थी,
इसलिए अच्छे बुरे दोनों तरह के रिस्पांस के लिए वो तैयार भी थी। कुछ देर के बाद उसने जब रोहन के प्रोफाइल चेक की तो उसकी आंखें फटी रह गई थी। उस वीडियो के नीचे एक एक बाद रोहन के बारे में सिर्फ खराब कमेंट लिखे हुए थे। अब क्या करने आया है ये? कोई बताओ इसे कि इसकी कोई जरूरत नहीं है अब इंडस्ट्रीज में। अरे अरे देखो कौन आया है, वो भी इतने सालों के बाद। इन कमेंट्स को पढ़ते पढ़ते नेहा का दिल बैठा जा रहा था। वो नहीं जानती थी कि फैंस इस तरह से रिएक्ट करेंगे। उसका गला और आंखें दोनों ही भरने वाले थे कि तभी उसने कुछ ऐसे फैंस के कमेंट पढ़े जो सच में रोहन के वफादार थे और उसे सपोर्ट करना चाहते थे। इज ही रियली कमिंग बैक? ओ मैग, इससे बड़ी गुड न्यूज कुछ नहीं हो सकती थी। रोहन इज बैक। वक्त कोई भी हो, हम रोहन सर को हमेशा सपोर्ट करेंगे। बेस्ट न्यूज, वी वांट लव एंड हेट बैक। इन कमेंट्स को पढ़ने के बाद नेहा के मन में एक नई उमंग जागी। वो नहीं जानती थी कि इस तरह के रिस्पांस को कैसे प्रोसेस करना था। भले ही ज्यादा वहां कमेंट नहीं थे, लेकिन जितने भी थे उनमें से रोहन के फैंस सच में उसका इंतजार कर रहे थे। नेहा उन फैंस के उम्मीदों पर खरा उतरना चाहती थी। वो समझ चुकी थी कि अब रोहन के फैन फॉलोइंग एक बार फिर से बढ़ानी होगी। जिस वक्त नेहा उन कमेंट्स को पढ़ रही थी, ठीक उसी वक्त आरिफ रॉबिन के कैबिन में बैठकर अपना फोन चला रहा था। जैसे ही उसने रोहन के प्रोफाइल से पोस्टेड उसका वीडियो देखा, उसके होश उड़ गए थे। इतने समय से जिस एक्टर का कोई अता पता ही नहीं था, उसके प्रमोशनल वीडियो अब अचानक से पोस्ट होने शुरू हो गए थे। उसने तुरंत रॉबिन को जाकर वो वीडियो दिखाए। देख रहे हैं आप, तो अब रोहन जी के वीडियो आना भी शुरू हो गए हैं। क्या ये सही में कमबैक करने की कोशिश कर रहा है? आरिफ ने चिढ़ते हुए अपना फोन रॉबिन को देकर कहा। व्हाट? रॉबिन ने चौंकते हुए उसका फोन लिया और वीडियो को ध्यान से देखने लगा। रोहन जैसा एक्टर खोने के बाद उसका गुस्सा अभी भी शांत ही नहीं हुआ था कि अब उसके वीडियो ने उस आग में घी डाल दिया था। इतने सालों से रॉबिन रोहन के साथ सिर्फ समय बिता रहा था। आजकल उसने रोहन के साथ कुछ भी काम नहीं किया था, लेकिन आज उसका काम किसी और को करता देख रॉबिन का दिल जल रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नेहा ने इतनी जल्दी उसके अच्छे वीडियो शूट भी कर लिए और पोस्ट भी कर दिए थे। नेहा के लिए उसकी नफरत अब और बढ़ती जा रही थी। वो नहीं चाहता था कि रोहन नेहा की गाइडेंस में ग्लो करे। अपना बदला लेने के लिए उसे एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था, और वो था रोहन की नाकामयाबी। रोहन को आगे बढ़ता देख रॉबिन के दिल की आग और बढ़ती जा रही थी। जिस रोहन को इतने वक्त तक उसने दबा कर रखा, आज वो खुल के दुनिया के सामने आ रहा था, और ये सब सिर्फ नेहा की वजह से हो रहा था। रॉबिन अपनी तरफ से हर वो कोशिश करना चाहता था रोहन के रास्ते में रुकावट बने। अगर रोहन को दुनिया ने पहले की तरह एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसमें नेहा की मेहनत और रोहन की उम्मीद सब चूर चूर हो जाएगी, और ये रॉबिन की सबसे बड़ी जीत होगी। रोहन का वीडियो देखते ही रॉबिन को सबसे पहला मौका अपना गुस्सा दिखाने का उस कमेंट बॉक्स में नजर आया। उसने तुरंत उस वीडियो के नीचे रोहन के लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे कि दूसरे लोग भी उसके लिए खराब ही लिखे। आरिफ के उसके केबिन से निकलने के बाद रॉबिन ने अपना लैपटॉप खोला और एक बार फिर से उस पर रोहन का वीडियो देखा। जितनी बार वो उसे देख रहा था, उसके मन का गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। अपने गुस्से को जताने के लिए एक बार फिर उसने कमेंट बॉक्स का यूज किया और लिखा, ये कौन सा टाइम चल रहा है? और क्या सोचकर तुम फिर से वापस आ गए हो? तुम्हें क्या लगता है तुम फिर से वही ड्रामा करोगे और लोग तुम्हें पसंद करेंगे? कुछ भी कर लो, तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। ऐसी बातें रोहन के बारे में लिखकर रॉबिन लोगों के बीच उसके लिए नफरत फैलाना चाहता था।
उसके मन में जो आ रहा था वो लिख रहा था। यहाँ नेहा बड़ी देर तक उन कमेंट्स को पढ़ रही थी, पर फिर भी बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभालते हुए सोचा कि उसे आगे के काम पर ध्यान देना चाहिए। उसकी नजर में अभी तक रॉबिन का कमेंट नहीं आया था। अपने केबिन से निकलकर वो सीधे स्ट्रीट फाइटिंग ट्रेनिंग सेंटर में पहुंची, जो कि ऑफिस में तीसरी मंजिल पर था। वहां बने एक विंडो के जरिए नेहा बाहर से ही खड़ी होकर अंदर चल रही ट्रेनिंग को देख रही थी। जैसे ही उसकी नजर रोहन पर पड़ी, उसके मुंह से निकला, वाह, नॉट बैड। रोहन जिस तरह से अपने ट्रेनर के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था, नेहा को उसके बॉडी लैंग्वेज और चेहरे पर एक अलग तरह का डिटर्मिनेशन और जोश नजर आ रहा था। वो साफ देख पा रही थी कि रोहन किस तरह से कड़ी मेहनत कर रहा था इस नए स्किल को सीखने के लिए। उसके सफेद चेहरे से जिस तरह से पसीना टपक रहा था, उससे उसकी मेहनत अच्छे से झलक रही थी। नेहा उसके काम से इतनी इम्प्रेस्ड थी कि उसने अपना फोन निकाला और रोहन की ट्रेनिंग का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अब रोहन की हर एक एक्टिविटी का वीडियो उसके फैंस को दिखाना होगा। उन्हें भी लगना चाहिए कि उनका हैरी कितना मेहनत कर रहा है। इसी से उनकी फैन फॉलोइंग्स को और बढ़ाया जा सकता है। नेहा वीडियो बनाते हुए कई तरह के प्लान्स अपने मन में बनाई जा रही थी। उस वीडियो को उसने रोहन के प्रोफाइल में पोस्ट करते हुए उसने नीचे कैप्शन लिखा, हार्ड वर्क पे ऑफ। उसने पोस्ट का बटन जैसे ही दबाया, उसके कानों पर एक आवाज आई, हाँ, लग रहा है काफी मेहनत हो रही है। मैनेजर काफी स्ट्रिक्ट मिली है रोहन को, क्यों आरिफ? नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां रॉबिन और आरिफ खड़े थे। उसके टोन और हाव भाव देखकर ही समझ आ रहा था जैसे वो रोहन और नेहा का मजाक उड़ाने के लिए यहाँ खड़े हुए थे। रॉबिन ने नेहा को ताना मारते हुए आरिफ की तरफ देखा और कहा, अरे लेकिन मुझे तो फिक्र हो रही है रोहन की। बेचारा इतनी मेहनत कर भी पाएगा क्या? इतने सालों से कुछ किया नहीं ना उसने, अब अचानक से इतना सब कुछ। उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर आ गया है लगता है। आरिफ ने नेहा को सुनाने के लिए रॉबिन को जवाब दिया। उन लोगों को लग रहा था कि वो आपस में सवाल जवाब करके नेहा को परेशान कर लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नेहा ने उनसे बड़े बड़े बिलियंस को अपनी लाइफ में हैंडल किया था। हाँ, मेहनत भी हो रही है और प्रेशर भी, और ये सब करने के लिए कुएं से बाहर निकलना पड़ता है, अपना आराम छोड़ना पड़ता है। लेकिन आई एम श्योर आप लोगों को ये सब कहाँ पता होगा। पता करने के लिए ऐसी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन नेहा ने भी रॉबिन को उसी की भाषा में जवाब दिया और उसकी बोलती बंद कर दी। उसकी तरफ से उल्टा जवाब सुनकर रॉबिन के ईगो को जोर का धक्का लगा था। जिस एम्प्लॉय को नया समझकर वो परेशान करने चल पड़ा था, वो इस खेल में कोई नई खिलाड़ी नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है 2-4 दिन की मेहनत से तुम बहुत कुछ हासिल कर लोगी? तुम्हें लगता है कि रोहन को तुम एक सुपर स्टार बना दोगी क्या? आरिफ ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ, क्यों नहीं? लगता है तुम्हें उसके सुपर स्टार बनने से पहले ही जलन होने लगी। ओफो, इतना कम भरोसा है क्या तुम्हें अपने टैलेंट पर? अभी तो उसने शुरू किया है, अभी से तुम इतना फड़फड़ा रहे हो। जब वो सच में स्टार बन जाएगा तब तुम कैसे हैंडल कर पाओगे? आई थिंक यू शुड वर्क ऑन योर इमोशंस। नेहा ने आरिफ को करारा जवाब देते हुए एक ही पल में उसके एटीट्यूड की धज्जियां उड़ा दी। सटअप, तुम्हें पता भी है तुम कंपनी के कितने बड़े और पॉपुलर एक्टर के साथ बात कर रही हो? रॉबिन ने तेज आवाज में बात करके नेहा को दबाने की कोशिश की। और शायद तुम लोग नहीं जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। जिस एक्टर के बारे में तुम लोग मिलकर इतना जहर उगल रहे हो, वो आने वाले समय में सबसे ज्यादा चमकने वाला है, और ये बात तुम लोग भी अच्छे से जानते हो। और इस बात का डर तुम लोगों के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा है। नेहा ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, इतने सालों से तुमने रोहन के साथ कुछ काम नहीं किया
तो तुम्हें क्या लगा वो खत्म हो चुका है? तुम्हें पता नहीं है कि तुमने कितना बड़ा रिसोर्स वेस्ट किया है। लेकिन एनीवेज, अब तुम्हें ये समझ आ ही जाएगा। अगर अभी भी कुछ करना चाहते हो तो बेटर स्मार्ट वर्किंग, अदरवाइज मेरा काम दूर से बैठकर देखो। आई होप तुम कुछ सीख पाओगे, उसने गुस्से में कहा। उसके चेहरे की भीनी सी हंसी रॉबिन और आरिफ के मुंह पर जोरदार तमाचा थी। वो दोनों नेहा और उसके काम पर हंसने के लिए आए थे, लेकिन खुद ही मजाक बनकर रह गए थे। उन्हें नहीं पता था कि एक नई एम्प्लॉयज इतनी तेज और करारी निकलेगी। तभी अचानक से ट्रेनिंग सेंटर का दरवाजा खुला और वहां से रोहन बाहर निकला। उसके बाल से लेकर हर एक अंग पसीने में भीगा हुआ था, जिसे वो अपने कंधे में तंगे टॉवेल से धीरे धीरे पोंछ रहा था। रॉबिन और आरिफ दोनों ने एक साथ रोहन को देखा, जिसके बाद उनके अंदर की जलन और दुगुनी रफ्तार से बढ़ गई थी। आज रोहन पहले से कई ज्यादा हैंडसम और कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखकर उन दोनों से अब वहां और खड़ा नहीं रहा जा रहा था। अपने गुस्से को अपनी मुट्ठी में समेटे दोनों ही वहां से चले गए। रोहन थोड़ी देर तक दरवाजे के पास खड़े होकर सब सुन रहा था और वो जानता था कि कैसे नेहा ने एक बार फिर उसकी साइड लेकर रॉबिन और आरिफ से बहस कर ली थी। उसकी कंफ्यूज्ड शक्ल देखकर नेहा ने पूछा, क्या सोच रहे हो? तुमने सुना यहाँ क्या हुआ? हाँ, सुना मैंने, रोहन ने सर हिलाते हुए कहा। उसे अंदर ही अंदर बड़ा गिल्ट महसूस हो रहा था कि उसकी नाकामयाबी की वजह से नेहा को 4 बातें सुननी पड़ रही थी। नेहा उसे लेकर अपने केबिन की तरफ चलने लगी, जहां रास्ते में उसने धीरे से पूछा, देखा तुमने मैंने कैसे उनकी बोलती बंद कर दी? ये सुनकर रोहन ने मुस्कुराते हुए नेहा को देखा और फिर कहा, हाँ देखा। हाँ, तो बस देखना नहीं है, ये सीखना भी है। मैं ये तुम्हें इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैंने तुम्हारी साइड ली है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम भी लोगों को जवाब देना सीख जाओ। मैंने देखा है तुम्हें, ऐसे लोगों के सामने तुम गर्दन झुकाकर खड़े हो जाते हो। तुम जितनी जगह इन्हें दोगे, ये लोग उतना ही तुम्हारे सर पर चढ़ेंगे। इसलिए इन लोगों को इन्हीं की भाषा में जवाब देना सीख जाओ, समझे? नेहा ने बड़ी अक्कड़ से कहा। वो जानती थी कि रोहन की स्किल के साथ साथ उसके एटीट्यूड पर भी बहुत काम करने की जरूरत थी। वो जितना अंडर कॉन्फिडेंट था, कोई भी उसे कुछ भी सुनाकर चला जाता था। आई विल ट्राई, रोहन ने लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा। इतने सालों से उसका मुंह बंद था कि खुद में अचानक से इतना बदलाव कर पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल सा लग रहा था। लेकिन नेहा के भरोसे के लिए वो हर तरह की मेहनत करने के लिए भी तैयार था। आज इतनी हेवी ट्रेनिंग करवाने के बाद नेहा ने रोहन को जल्दी फ्री कर दिया था। वो चाहती थी कि उसे किसी भी तरह का ज्यादा स्ट्रेन न पड़े। उसके डेडिकेशन पर अब नेहा का भी भरोसा बढ़ता जा रहा था। उसके जाने के कुछ देर के बाद उसने उसके प्रोफाइल में कुछ और चेंजेस किए और उसके बाद खुद भी ऑफिस से निकलने का सोच लिया। अभी पूरी तरह से शाम भी नहीं हुई थी। उसने सोचा कि क्यों ना आज पीहू के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताएं। जल्दी से उसने अपना सारा सामान पैक किया और तेजी से ऑफिस के दरवाजे की ओर चल पड़ी। जैसे ही वो दरवाजा खुला और नेहा आगे बढ़ी, वैसे ही अचानक से उसे महसूस हुआ जैसे उसके सामने कुछ है। उसने सर उठाकर देखा तो एक आदमी उसके सामने खड़ा था, जिससे वो जल्दी जल्दी में बिना देखे जा भिड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था और नेहा बाहर जाने की, और दोनों की ही लापरवाही के कारण दोनों आपस में जा भिड़े थे। ओहो, आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं, नेहा के मुंह से अचानक निकला। आंखें हैं कि नहीं? उस आदमी के मुंह से नीचे देखते हुए गुस्से में निकला, जो कोई और नहीं, विशाल का पिता रितेश था। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा ना सॉरी, सारी गलती मेरी थोड़ी है, आप भी तो देखकर चल सकते थे, नेहा ने कहा। उसे सुनकर जैसे ही रितेश ने नेहा की ओर देखा, उसकी सादगी देखकर उसका गुस्सा अचानक से ही गायब हो गया।
उसे देखकर लग रहा था कि वो कोई अच्छे घर की शरीफ लड़की थी। सॉरी, मुझे देखना चाहिए था। मेरी टोन थोड़ी सही नहीं थी, माफ करना, रितेश ने बड़ी कोमलता से कहा। नेहा की खूबसूरती और चार्म देखकर रितेश को लग रहा था जैसे वो कंपनी की नई मॉडल है। तो आप यहाँ काम करती हैं क्या? रितेश ने बड़ी जिज्ञासा से पूछ लिया था। यस, आई वर्क हियर, नेहा ने जवाब दिया। ओके, मुझे आपका नाम तो नहीं पता, लेकिन क्या आप जानती हैं मैं कौन हूँ? रितेश ने पूछा। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि एक अनजान व्यक्ति उससे फ्रेंडली होने की कोशिश क्यों कर रहा था। नेहा को न तो किसी से मिलने में इंटरेस्ट था और न ही किसी को जानने में। आई एम सॉरी सर, मैं नहीं जानती आप कौन हैं, और शायद मेरे लिए ये जानना जरूरी भी नहीं है, इसलिए मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है, नेहा ने रितेश से कहा और उसकी तरफ बिना पलटे चुपचाप वहां से चली गई। रितेश वहीं खड़े होकर उसे जाता हुआ देख रहा था। उससे मिलकर वो ये तो समझ गया था कि वो मॉडल तो नहीं है। विशाल का डैड होने के नाते रितेश इस कंपनी और यहाँ के लोगों को अच्छे से जानता था। उसने आज तक यहाँ वैसे ही एम्प्लॉय देखे थे जो गर्दन झुकाकर सिर्फ हाँ में हाँ करते थे। आज पहली बार वो किसी से मिला था जो आंखों में आंखें डालकर बात करने की काबिलियत रखती थी। रितेश को पता चला था कि कंपनी में एक टैलेंटेड फीमेल मैनेजर रखी है और नेहा से मिलकर उसे यकीन हो गया था कि हो न हो नेहा वही फीमेल मैनेजर है। नेहा को तो पता ही नहीं चला कि वो जाने अनजाने में रितेश से टकरा गई थी, जो कंपनी के एक्स ऑनर के डैड थे और आदित्य के अंकल। नेहा का उससे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह का रिश्ता था, जिससे वो पूरी तरह से अनजान थी। ऑफिस से निकलकर उसने टैक्सी की और सीधे अपने घर की तरफ निकल गई। ऑफिस से निकलकर नेहा सीधे घर पहुंच गई। आज उसका दिमाग शांत था, जिसकी वजह से वो हल्का महसूस कर रही थी। आज वो समय से पहले घर आ गई थी, इसलिए उसे पता था कि आदित्य अभी तक आया नहीं होगा। आज उसे लग रहा था कि सबके आने से पहले वो नहाकर आराम कर सकती थी। पीहू स्कूल में थी, आदित्य अपने ऑफिस में और उनके अलावा गेस्ट रूम में और कोई आता भी नहीं था। यही सोचकर नेहा रूम का दरवाजा गलती से बंद करना भूल गई थी। वो इतना थका हुआ महसूस कर रही थी कि उसे जल्द से जल्द नहाकर थोड़ी देर रेस्ट करना था। शावर लेते वक्त गर्म पानी जैसे जैसे उसके शरीर पर बह रहा था, उसे उतना ही सुकून मिल रहा था। कुछ देर तक आराम से अपने आप को हल्का महसूस करवाने के बाद नेहा ने जैसे ही टॉवल लपेटा, उसे एहसास हुआ कि वो अपने कपड़े बाथरूम में लाना तो भूल ही गई। ओहो, मैं कपड़े लाना कैसे भूल गई? शायद बेड पे ही रखे होंगे, बाहर निकलकर देखती हूँ, नेहा ने खुद से कहा। उसके बाद नेहा ने बाथरूम से झांक कर देखा तो वो बेड पर ही कपड़े रखना भूल गई थी। अरे यार, मैं इतनी पागल कैसे हो सकती हूँ? नेहा ने खुद को ही सर पर एक टपली मारी। फिर उसे ध्यान आया कि इस वक्त कमरे में कोई नहीं आ सकता था। वो आराम से टॉवेल लपेटकर कमरे की कप बोर्ड तक जा सकती थी, जिसमें से वो आराम से कपड़े निकालकर पहन सकती थी। उसने ठीक ऐसा ही करने के लिए अपनी टॉवेल को कस के अपने शरीर पर लपेटा और धीरे धीरे से कप बोर्ड की तरफ चल पड़ी। वो कमरा इतना बड़ा था कि उसका कप बोर्ड बाथरूम के सामने बिल्कुल किनारे पर था। वो इतनी तेजी से कप बोर्ड की तरफ बढ़ी कि उसका ध्यान ही नहीं पड़ा कि सोफे पर कोई बैठा भी है। नेहा ने बिना उस ओर देखे अपने अलमारी का दरवाजा खोला और पहनने के लिए कपड़े ढूंढने में लग गई। आदित्य अलमारी से थोड़ी दूर रखे सोफे पर आंख बंद करके रेस्ट कर रहा था। जैसे ही उसने अलमारी की आवाज सुनी, उसे एहसास हुआ कि कमरे में कोई है। जैसे ही उसने आंख खोली तो देखा कि अलमारी का दरवाजा खुला था और दोनों दरवाजों के बीच नेहा खड़ी थी। आदित्य उसे पूरी तरह से तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन दरवाजे के नीचे से पैरों को देखकर वो समझ गया था कि ये नेहा ही है। नेहा का गीला चमकता हुआ शरीर देखकर एक पल के लिए आदित्य की आंखें मानो ठहर सी गई थी।
लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम क्या? आदित्य की आवाज सुनकर नेहा हड़बड़ा गई और उसने दरवाजे के पीछे से झांकते हुए जोर से चिल्लाई, तुम क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किससे पूछकर तुम अंदर आए हो? नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ छुपे। उसने सोचा भी नहीं था कि आदित्य के सामने वो एक टॉवेल में खड़ी होगी। वो इतना हड़बड़ा गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके शरीर से टपकता पानी उसके पैरों के नीचे आ गया था और अचानक से फिसल गई। आह! नेहा ने दोनों हाथों से अपने टॉवेल को जोर से पकड़ रखा था। उसे फिसलता देख आदित्य तेजी से उसकी तरफ दौड़ा और उसके गिरने से पहले उसे कस के कमर से पकड़ लिया था। नेहा के आसपास पानी होने की वजह से आदित्य भी खुद को संभाल नहीं पाया और वो दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए बिस्तर के ऊपर जा गिरे। आदित्य और उसके ऊपर टॉवेल में लिपटी नेहा कुछ पलों के लिए थम से गए थे। उन दोनों की आंखें एक दूसरे में कहीं रुक सी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन होठ दोनों के ही खामोश थे। तभी हड़बड़ाते हुए नेहा ने अपनी टॉवेल को संभाला और खड़े होते हुए चिल्लाकर कहा, कितने बेशर्म हो यार। आदित्य भी हड़बड़ाते हुए खड़े होकर पीछे की तरफ घूम गया। मैं बेशर्म हूँ क्या? ये मेरा घर है, मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ। तुम्हें प्राइवेसी चाहिए तो तुम्हें दरवाजा बंद करना चाहिए ना, आदित्य ने लड़खड़ाते हुए कहा। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नॉक करना चाहिए था ना, इतने भी मैनर्स नहीं सीखे क्या तुमने? नेहा ने अकड़ते हुए कहा। ओए हेलो, मुझे क्या पता था कि तुम इस वक्त घर में होगी? ये तो तुम्हारे ऑफिस का समय है नहीं। मुझे क्या पता था कि तुम टाइम से पहले ही घर पर टपक जाओगी और फिर ऐसे बिना कपड़ों के घूमोगी। आदित्य ने पीछे घूमे हुए नेहा को न देखते हुए कहा। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आखिरकार दरवाजा तो वही बंद करना भूल गई थी और इस तरह से टॉवेल में आदित्य के सामने आना उसके लिए जितना एम्बैरेसिंग था उतना ही आदित्य के लिए भी था। जैसे तैसे वो छुपने के लिए इधर उधर हिल रही थी। आदित्य भी उसकी तरफ पीठ करके वैसे ही हिल रहा था। उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। नेहा को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे कैसे भी करके कोई गुफा मिल जाए और वो झट से अंदर छुप जाए। जैसे तैसे आदित्य के बिना नेहा की तरफ देखे अपने आप को अलमारी की तरफ घुमा लिया और जो भी कपड़ा हाथ में आया उसे बिना घूमे नेहा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, अब चिल्लाना बंद करो और कपड़े पहनो। न जाने क्यों नेहा को बड़बड़ाता देख आदित्य को हंसी आ रही थी। चौंक तो वो भी गया था उसे इस हालत में देखकर, लेकिन खुद की ही गलती होने के बाद भी वो जिस तरह से आदित्य पर गुस्सा जता रही थी उसकी ये हरकत आदित्य को बड़ी बचकानी सी लग रही थी और उसका इस तरह से हंसना नेहा को और ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। यू निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। नेहा ने आदित्य के हाथ से कपड़ा छीन तो लिया था, लेकिन उसे पहने कैसे उसे समझ नहीं आ रहा था। भले ही वो पीठ करके नेहा की तरफ खड़ा था, लेकिन नेहा ऐसे सिचुएशन में टॉवेल खोलने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं आदित्य गलती से भी थोड़ा पीछे पलट गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। कैसे निकलूं? हाँ, तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम देखना नहीं चाहती हो कि दरवाजा तुम्हारी तरफ है? अगर मैं उसी तरफ निकला तो? आदित्य ने धीरे से हंसते हुए कहा। न कहते हुए भी उसने जो कहा था उससे नेहा को उसका इशारा साफ साफ नजर आ रहा था। शट अप यू, नेहा ने गुस्से में कहा। उसकी शर्म से उसका शरीर अब लाल हो रहा था। गर्म पानी की बूंदें अब उसके शरीर पर सूखने लगी थी। उसके लंबे गीले बालों से उसने अपने कंधे को तो छुपा लिया था, लेकिन उसकी पीठ, हाथ और पैर आदित्य के सामने आ चुके थे और ये सोच सोचकर उसकी शर्म और गुस्सा दोनों ही बढ़ता जा रहा था। ओके स्टॉप, तुम जल्दी से चेंज करो, मैं पीछे नहीं पलटने वाला हूँ, ट्रस्ट मी, आदित्य ने बड़ी सीरियसली कहा था। उसके भी चेहरे पर शर्म की मुस्कान थी, लेकिन वो नेहा को नजर नहीं आ रही थी।
उसके आखिरी 2 शब्दों ने नेहा को विश्वास दिला दिया था कि अगर आदित्य कह रहा है तो वो पीछे नहीं मुड़ेगा। नेहा ने उसी विश्वास के साथ बड़ी हिम्मत दिखाई और पीछे खड़े होकर अपने कपड़े बदल दिए। उस पल में उन दोनों की धड़कनें मानो बिजली की रफ्तार से भाग रही थी। पूरा कमरा जैसे गर्म पानी की भाप से भर गया था। एक अजीब एहसास था उनके बीच जिसे उन दोनों ने आज तक महसूस नहीं किया था। साइड हटो, नेहा ने कपड़े बदलते ही बड़ी अकड़ में बोला। आदित्य बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए किनारे हट गया। वो साफ देख पा रहा था कि नेहा को उससे आंखें मिलाने में बड़ा संकोच हो रहा था, और होता भी क्यों न। आज जाने अनजान में कुछ ऐसा हो गया था जिसकी कल्पना भी उन दोनों ने दूर दूर तक नहीं की थी। वैसे आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? आदित्य ने माहौल को बदलते हुए अपनी मुस्कान को छुपाकर नेहा से पूछा। नेहा बात बदलने का उसका तरीका अच्छे से समझ गई थी। उसकी तेज सांसों से उसका गुस्सा तो साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो भी बात को जल्दी से बदलना चाहती थी। मेरा काम हो गया था तो मैंने सोचा आज जल्दी आकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। आज पीहू की डांस की एक्स्ट्रा क्लास है स्कूल में, तो मैंने सोचा उसे पिकअप करने भी मैं ही चली जाती हूँ। मुझे क्या पता था कि नेहा ने कहते हुए खुद को रोक लिया। बड़ा आया, मैं आई तो आई, खुद भी ऑफिस से जल्दी आ गया। बाय द वे, ये कैसे जल्दी आ गया आज? इसका तो काम कभी खत्म ही नहीं होता। पूछ लूं क्या? छोड़ो, पूछूंगी तो सोचेगा मुझे कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है इसकी लाइफ में। मुझे क्या? नेहा ने मन ही मन सोचा। जिस तरह से नेहा ने अपनी बात खत्म की थी, आदित्य समझ रहा था कि वो क्या कहना चाहती थी। जिस तरह से आदित्य को उम्मीद नहीं थी कि नेहा घर पर होगी, ठीक वैसे ही नेहा ने भी नहीं सोचा था कि आदित्य इस वक्त घर आ जाएगा, और शायद इसलिए गलती से उसने दरवाजा खुला रह गया। मैं इसलिए जल्दी आ गया क्योंकि मुझे मुंबई निकलना है। मैं बिजनेस मीटिंग के लिए मुंबई जा रहा हूँ। 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, आदित्य ने बताया। इतना कहते ही उसने अपना सूटकेस उठाया और वहां से चुपचाप निकल गया। ना नेहा ने कुछ कहा और ना उसे सुनने के लिए आदित्य ने इंतजार किया। वो तो अभी तक इतनी शौक में थी कि वो मुस्कुराकर उसे बाय भी नहीं कह पाई। जब पूरी तरह से उसकी नजरों के सामने से आदित्य हट गया, तब नेहा ने एक गहरी सांस ली और अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। राह रह कर उसके सामने वही सीन घूम रहा था जब वो टॉवेल में आदित्य के सामने आ गई थी। वो बार बार शर्म से अपना चेहरा ढकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो अब कमरे में अकेली थी। यहाँ आदित्य भी अपनी गाड़ी में एयरपोर्ट के लिए निकल गया था, लेकिन उसके दिमाग में भी नेहा की भोली सी शक्ल और उसका बचकाना सा गुस्सा ही घूम रहा था। वो रेस्ट के लिए अपनी आंखें बंद भी कर रहा था तो उसे नेहा के शर्म से भरे गाल लाल और नाक पर ढेर सारा गुस्से वाला चेहरा ही याद आ रहा था। ये सब सोचते हुए जाने अनजाने में उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान ने अपनी जगह बना ली थी। उसका ड्राइवर जब शीशे से आदित्य को देख रहा था तो वो मुस्कान देखकर कुछ देर के लिए वो भी हैरान था। इतने सालों से वो आदित्य का ड्राइवर था, लेकिन आज तक उसने उसके चेहरे पे ऐसी खुशी नहीं देखी थी। जैसे तैसे नेहा ने खुद को संभाला और तैयार होकर पीहू को स्कूल से पिकअप करने के लिए निकल पड़ी। छुट्टी होते ही पीहू ने जैसे ही नेहा को दरवाजे पर खड़ा पाया, वो चिल्लाते हुए दौड़कर उनके पास आने लगी। बड़ी। उसके पास आते ही नेहा ने उसे कस के गले लगा लिया। आज आप आ गए मुझे लेने? या? पीहू ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। हर रोज मरियम आंटी ही उसे लेने आया करती थी और वो अच्छे से समझती थी कि उसकी बड़ी कितनी बिजी रहती है, लेकिन आज ये सरप्राइज देखकर पीहू बहुत ही ज्यादा खुश थी। बड़ी, कुल अंकल क्यों नहीं आए? आप उन्हें भी ले आते ना? पीहू ने बड़ी मासूमियत से पूछा। पीहू, मैंने बताया था ना, कुल अंकल हर बार अवेलेबल नहीं रहेंगे, वो काम में बहुत बिजी हैं, नेहा ने समझाया। और वैसे भी अभी तो वो काम से बाहर मुंबई गए हैं, वापस आने के बाद वो आपको लेने आ जाएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है,
पीहू ने सर हिलाते हुए कह दिया। गुड गर्ल, नेहा ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा। उसके बाद उसने पीहू का बैग अपने हाथ में लिया और उसका हाथ पकड़कर पीछे की ओर मुड़ी। जैसे ही उसने कुछ कदम आगे लिए, अचानक से उसके सामने एक औरत टकरा गई जो बड़ी तेजी से चलने की कोशिश कर रही थी। कौन है? आंखें हैं या बटन? दिखाई नहीं देता क्या? उस औरत ने अपने कंधे को पकड़कर कहा। उन दोनों ने ही सामने नहीं देखा, जिसके कारण उनके बीच जोरदार टक्कर हो गई थी। आई एम सो सॉरी, मुझे दिखा नहीं, नेहा ने तुरंत उस औरत से माफी मांगते हुए कहा। जैसे ही नेहा ने अपनी बात खत्म की, उन दोनों ने सर उठाकर एक दूसरे को देखा और देखते ही चौंक गए। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। वो कोई और नहीं बल्कि संजय की बहन सनाया थी। नेहा की नजर जैसे ही सनाया पर पड़ी तो उसने देखा कि वो अकेली नहीं थी। उसके ठीक पीछे कनिका भी उसकी तरफ ही आ रही थी। कनिका धीरे से आकर सनाया के ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई, जैसे वो किसी बड़े तमाशे का वेट कर रही हो। उन दोनों के चेहरे देखकर नेहा अच्छे से समझ गई थी कि उनका यहाँ आने का इंटेंशन क्या होगा। अपनी बहन को वो इतनी अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि अब वो किसी भी और झमेले और बहस में नहीं पड़ना चाहती थी, और खास करके पीहू के सामने वो किसी भी तमाशे को नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए उसने बिना कुछ कहे पीहू का हाथ पकड़ा और सनाया के बगल से कैब की तरफ जाने लग गई। उसे जाता देख सनाया ने जोर से कहा, ओए हेलो। किसी को धक्का मारने के बाद उसे सॉरी भी बोलना होता है क्या? इतना भी नहीं पता क्या? नेहा ने अपने पैरों को रोका और सिर्फ सर को पीछे करते ही सनाया को जवाब दिया, तुमने शायद सुना नहीं ध्यान से, मैं ऑलरेडी सॉरी बोल चुकी हूँ। कहते ही नेहा ने फिर से पीहू का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सनाया और कनिका के इरादे उसे जाने देने के नहीं लग रहे थे। तुम्हारे सॉरी बोलने से क्या होगा? सामने वाले को एक्सेप्ट भी तो होना चाहिए ना तुम्हारा सो कॉल्ड सॉरी। और सेमलेस हो तुम। हाँ, बड़े ठाठ से अपनी बच्ची को इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रही हो क्या? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सनाया ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कनिका की तरफ देखकर नेहा को ताना मारा। हालांकि नेहा इस फालतू की बहस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, लेकिन जब बात पीहू पर आती है तो वो अच्छे अच्छों का मुंह बंद कराना जानती है। उसने सनाया को घूरते हुए देखा और कहा, ये मेरी बेटी है और मैं जहां चाहूं उसका एडमिशन करवा सकती हूँ। इससे न तुम्हें कोई फर्क पड़ना चाहिए और न ही किसी और को। तुम अपने काम से मतलब रखो। हाँ? नेहा के इस करारे जवाब के लिए सनाया बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन उसने भी ठान लिया था कि वो जो उसने सोचा है वो करके ही मानेगी। उसने नेहा की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उसके बगल में खड़ी पीहू को देखा और हंसते हुए कहा, तो ये तुम्हारी बेटी है, राइट? लेकिन ये तो बहुत ही चहकती हुई सी प्यारी सी बच्ची है। सॉरी टू से, हाँ, लेकिन ये तुम पर तो बिल्कुल भी नहीं गई है। तो किस पर गई है? अरे हाँ, याद आया, मैं तो ये पूछना ही भूल गई, हु इज द फादर ऑफ दिस पुअर चाइल्ड? सबको पता था कि नेहा का कमजोर पक्ष क्या था और कनिका सनाया के जरिए उसी पक्ष पर वार कर रही थी। सनाया ने कहते वक्त जानबूझकर अपनी आवाज तेज कर ली, जिससे कि आसपास के लोग भी उससे अच्छे से उसकी घिनौनी बातों को सुन सके। स्कूल की छुट्टी हुई थी तो बच्चों के साथ उन्हें लेने आए हुए पेरेंट्स भी आसपास ही खड़े थे। जब उन लोगों के कानों पर सनाया की बात पहुंची तो सबका ध्यान एक साथ नेहा की तरफ आ गया था। कनिका इस पूरे नजारे का मजा लेते हुए मन ही मन मुस्कुरा रही थी, लेकिन नेहा के सामने अभी भी उसके भोलेपन का नाटक खत्म नहीं हो रहा था। उसने धीरे से सनाया के कान में नेहा से हमदर्दी जताते हुए कहा, अरे अरे, दीदी के बारे में ऐसी बातें मत करो। उन्हें थोड़ी पता है कि इस बच्चे का बाप कौन है। हालांकि उस रात जो हादसा दीदी के साथ हुआ
वो बहुत ही बुरा था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? कनिका ने जानबूझकर अपनी बातों में कुछ ऐसी चीजें कह दी जिससे लोगों का ध्यान और ज्यादा इस तरफ आ चुका था। उसका और सनाया का नाटक अब नेहा को समझ आने लगा था। उनके घटिया शब्द अब उसके कानों में तीर से चुभने लगे थे और ना चाहते हुए भी अपना गुस्सा रोक नहीं पा रही थी। शट अप, नेहा ने चिल्लाते हुए कनिका को रोकने के लिए कहा। उस रेस्टोरेंट में कैसे तुम्हें शांत करवाया था, शायद तुम भूल गई हो क्या? कहो तो एक नमूना यहाँ भी दिखा दे उसका। बेशरम लड़की, उसने कनिका को उस दिन कैफे में हुई बहस के बारे में याद दिलाते हुए कहा। उस दिन नेहा को कनिका को घुटनों पर लाने के लिए चाकू का इस्तेमाल करना पड़ा था और आज भी उसकी धमकी का मतलब एकदम साफ था कि अगर आज फिर से उसने पीहू के बारे में घटिया बात करने की कोशिश की तो एक बार फिर से चाकू उठाने में उसके हाथ जरा भी नहीं कांपेंगे। नेहा की धमकी सुनकर कनिका की आंखों में नफरत भर चुकी थी। उस रात को याद करते ही कनिका को ऐसा महसूस होता था जैसे वो अभी के अभी अपनी बहन की जान ले ले। जैसे ही सनाया ने कनिका का उतरा चेहरा देखा, उसने सीधे पीहू को अपना निशाना बना लिया और उस छोटी सी बच्ची को घूरते हुए कहा, ओह प्लीज नेहा, किसे नहीं पता कि तुम किस तरह का काम करती हो। तुम्हारे साथ क्या हुआ था ये सबको अच्छे से पता है और उस घटिया काम की माफी मांगने की बजाय तुम यहाँ से भाग गई और अब लौटी हो इस बच्ची के साथ जिसके डैड का कोई अता पता ही नहीं है। सीरियसली, तुम किसे बेवकूफ बनाना चाहती हो, खुद को या इस सोसाइटी को? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे घटिया कैरेक्टर को न जान पाए इतने भी बेवकूफ नहीं हैं हम, समझी? यू बेस्टर्ड, तुम जैसी लड़कियों को कोई हक नहीं है कि तुम इतना सर उठाकर हमारे आसपास घूमो, वो भी अपनी इस नाजायज बच्ची के साथ। सनाया की इन कड़वी बातों को सुनकर नेहा अंदर तक हिल चुकी थी। कुछ पलों के लिए वो इतनी ब्लैंक हो गई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका जवाब क्या देना है। अपने आसपास के लोगों को खुद की तरफ देखते हुए नेहा अचानक से घबरा गई थी। उसे इस तरह कमजोर पड़ता देख सनाया अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। पीहू को उन दोनों के बीच हो रही बातें समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि ये नई आंटी भी विलन आंटी की तरह ही बड़ी को परेशान करने आई थी। शट अप, यू बैड गर्ल, हाउ डेयर यू, आप मेरी बड़ी से ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते। पीहू ने आगे आते हुए नेहा की तरफ से लड़ने की कोशिश की, लेकिन थी तो वो एक बच्ची ही। उसकी मीठी आवाज और गुस्से से लाल चेहरा डांटते हुए भी क्यूट ही लग रहा था। सनाया ने उसकी इस हरकत पर उसका मजाक बनाते हुए कहा, वाओ पुअर चाइल्ड, मुझे तो इस बच्ची के लिए बुरा लग रहा है। ये जिस बड़ी को इतना बचाना चाहती है, इसे नहीं पता कि उसी महान बड़ी की वजह से आज वो इस दुनिया में नाजायज होने का टैग लेकर घूम रही थी। बार बार अपनी बातों में नाजायज शब्द को वो जिस तरह से इस्तेमाल कर रही थी, उससे साफ पता चल रहा था कि वो आसपास के लोगों को भी सब कुछ सुनाना चाहती थी। अब धीरे धीरे वहां खड़े लोगों को भी समझ आने लगा था कि वहां क्या हो रहा था। एक एक करके सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को अपने पीछे किए जा रहे थे। अब आज से तुम इस बच्ची के साथ नहीं खेलोगे, समझे? वहां खड़े सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को यही समझा रहे थे। सनाया की कोशिश अब रंग लाने लगी थी। पीहू को नाजायज साबित करने का उसका प्लान अब धीरे धीरे पूरा हो रहा था। लोगों को यह डर लगने लगा था कि अगर उनके बच्चे पीहू के साथ खेलेंगे तो उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उन बच्चों को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या चल रहा था। उनमें से कई तो अपनी मॉम से पूछना भी चाहते थे, लेकिन उन्हें चुप करवा दिया जा रहा था। उन बच्चों को भी न चाहते हुए पीहू से दूर अपनी अपनी मम्मी के पीछे खड़ा होना पड़ा। अपने दोस्तों को अपने से दूर होता हुआ देखकर पीहू का भी दिल टूट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिरकार एक छोटी सी बच्ची नाजायज शब्द का अर्थ जो नहीं जानती थी,
लेकिन अपने दोस्तों को खुद से अलग होने का दर्द तो उसे अच्छे से महसूस हो रहा था। इतने दिनों में जो रिश्ते उसने बनाए थे वो अचानक से उससे छूट रहे थे और ये देखकर पीहू खुद को संभाल नहीं पाई और उस बच्चे की आंखों से आंसू छलक उठे। पुअर चाइल्ड, तो क्या हुआ? अगर आपके डैड नहीं है तो आपकी बड़ी है ना, आपका ख्याल रखेंगी। सनाया ने रोती हुई पीहू का मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहा। तुम झूठ बोल रही हो, मेरे डैड हैं, उन्होंने ही मेरी फीस भरी है, वो मुझसे मिलने भी आए थे। तुम झूठी हो, पीहू ने रोते हुए जोर से कहा। आदित्य और नेहा की शादी के बाद तो पीहू को विश्वास हो गया था कि अब उसके पास सच में उसके डैड थे, लेकिन उसके विश्वास की जिस तरह से धज्जियां उड़ रही थी ये सहना उसके लिए आसान नहीं था। अपनी दोस्त पीहू को रोता हुआ देखकर एक बच्ची ने अपनी मॉम से कहा, पीहू सच कह रही है मॉम, उसके डैड हैं, मैंने देखा है उन्हें, वो बहुत हैंडसम है। आदित्य के बारे में वो बच्ची कुछ और कहती कि उससे पहले ही उसकी मॉम ने उसे डांटते हुए रोक दिया। सटअप, बड़ों के मामले में तुम मत बोलो, चुपचाप खड़ी रहो इधर। सनाया को वहां सब जानते थे। एक बड़े बिजनेसमैन संजय खुराना की बहन होने के नाते से ही उससे बहस नहीं करना चाहता था। वो जानते थे कि सनाया से पंगा बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए वो सही हो या गलत सब के सब बस चुपचाप उसके तमाशे को देख रहे थे। उन लोगों को अपने फेवर में सर हिलाते हुए देखकर सनाया का कॉन्फिडेंस और बढ़ता जा रहा था। उसका खुद का बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ता था, जिसका बहाना लेकर वो आज नेहा पर इतना हावी हो गई थी। इतने सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ, लेकिन तुम आज भी वैसे ही जहरीली हो जैसी पहले थी। कुछ तो शर्म करो, अब तुम एक बच्चे की माँ हो, तुम्हें क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, वो भी सेंस नहीं है। एक बच्चे के साथ तो ढंग से पेश आओ। नेहा ने सनाया से गुस्से में कहा। उसकी बदतमीजियां अब उससे और नहीं सही जा रही थी। तुम मुझे सिखाओगी कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है? तुम जानती हो ना मैं कौन हूँ और मेरे सामने तुम्हारी क्या औकात है? एटलीस्ट मेरा बच्चा तुम्हारी पीहू की तरह नाजायज तो नहीं है, सनाया ने कहा। सनाया, जस्ट स्टॉप इट, नेहा ने चिल्लाते हुए उसे रोका। बस अब बहुत हुआ। मैंने अपने बेटे का एडमिशन इसलिए इस स्कूल में नहीं करवाया था कि कल को कोई भी ऐरा गैरा अपनी नाजायज बेटी को भी यहाँ पढ़ा ले। ये स्कूल एटलीट क्लास के बच्चों के लिए है, जहाँ तुम जैसी औरतों के बच्चे नहीं पढ़ सकते, और ऐसा होता है तो मेरे बच्चे अंश पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। सनाया ने फाइनली वो पत्ता खोला जिसके लिए उसने इस तमाशे की शुरुआत की थी। उसके इस बार को देखकर कनिका भी बेहद खुश थी। मैं अभी के अभी डीन से बात करूंगी और तुम्हारी इस बच्ची को इस स्कूल से निकलवाऊंगी, तब आएगी तुम्हारी अकल ठिकाने, सनाया ने नेहा को धमकाते हुए कहा। क्या सनाया अपने घटिया इरादों में होगी कामयाब? क्या नेहा का अतीत एक बार फिर पीहू की जिंदगी का कांटा बनकर सामने आएगा? क्या दूसरे पेरेंट्स भी देंगे सनाया का साथ? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, ओनली वन यूट्यूब चैनल अनवय उपाध्याय पर।